नहीं सोई। रात उठती है, बोलती है मम्मा हम लोग को लेके चला जाएगा, मम्मा कौन आया नहीं है, बचा लो मम्मा। ये पुलिस को भी हम लोग बोले कुछ नहीं, कोई एक्शन ही नहीं ले रही है पुलिस। चौंका देने वाली बात है वो ये है कि एक एम्बुलेंस को भी नहीं बख्शा। यहाँ पर भी आपको बाइक दिखेगी, बाइक भी जो है यहाँ पर तोड़कर उससे आग के हवाले किया गया है। बस में जितने भी यात्री सवार थे उन सबको उतार कर जो है इस बस को आग के हवाले कर दिया गया। बहुत बड़ी गलती किया, वहाँ देखिए यहाँ देखिए सब चोट फोड़ के कर दिया है। ममता को पकड़िए। बस वही हिंदू है, वही कसूर है, हम लोग का सबसे बड़ा कसूर है। नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। आपने कुछ तस्वीरें देखी, तस्वीरें बंगाल में हिंसा की। सवाल की वक्फ के बहाने बंगाल में क्या हिंदुओं पर हमला हो रहा। सवाल यह भी कि बंगाल को तुष्टीकरण की प्रयोगशाला आखिरकार किसने बनाया। बंगाल में वक्फ विरोधी प्रदर्शनों में कल देर शाम फिर से हिंसा हुई। ये तस्वीरें आपके सामने है। मुर्शिदाबाद के स्तुति और निमतिता में कल देर शाम उपद्रवियों ने हाईवे जाम कर दिया। रेलवे स्टेशन, पुलिस की गाड़ियां, बसें, एम्बुलेंस, पुलिसकर्मियों को टारगेट किया गया। इससे पहले 8 तारीख को मुर्शिदाबाद के ही जंगीपुर में हिंसा हुई थी। बीजेपी कह रही है कि बंगाल में हिंसा हिंदुओं के खिलाफ हो रही है, इसे सरकार का समर्थन है। जबकि सीएम ममता कह रही हैं कि हिंसा गलत, लेकिन कानून केंद्र बनाया तो जवाब जाकर उन्हीं से ले लीजिए। अब सवाल है कि केंद्र का कानून राज्य में कैसे लागू नहीं। सबसे बड़ा सवाल है कि वक्फ के नाम पर हिंसा कहीं सिर्फ ट्रेलर तो नहीं। करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। बंगाल के एक हिस्से में आग लगी है। महिलाएं रो रही। हिंसा के बीच उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता सता रही। रात भर वो लोग नहीं सोई है। दरअसल कल फिर बंगाल में एम्बुलेंस और गाड़ियों को तोड़ा गया, जलाया गया, पुलिस वालों पर पथराव किया गया। मुर्शिदाबाद से हमारी सहयोगी पूजा की ये ग्राउंड रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि वहां पर हालात कितने बुरे हैं। कैसे वक्फ के नाम पर लोगों को भड़काकर सड़कों पर उतारा गया और उसके बाद हिंसा कैसे फैली। मुर्शिदाबाद के स्तुति और निमतिता में कल देर शाम उपद्रवियों ने हाईवे जाम कर दिया। रेलवे स्टेशन, पुलिस की गाड़ियां, बसों, एम्बुलेंस, पुलिसकर्मियों को टारगेट किया गया। इससे पहले 8 अप्रैल को भी मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में हिंसा भड़की थी। पथराव आग जनी हुई थी, पुलिसकर्मियों को टारगेट किया गया था। बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है और वक्फ की आड़ में हिंसा को सरकार द्वारा संरक्षित हिंदू टारगेटेड अटैक बता रहे हैं। जो एंटी हिंदू टारगेटेड वायलेंस बंगाल के अंदर हो रहा है, इसको ममता बनर्जी का संरक्षण है, इसको ममता बनर्जी एनकरेज कर रही है और इसको ममता बनर्जी पनाह दे रही है। तो पास में असम में सब पीसफुल है और देश के हर कोने में हर बात पीसफुल है, परंतु बंगाल में ही आज वायलेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको सपोर्ट ममता बनर्जी करती है। स्वामी विवेकानंद की धरती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती को आज ममता बनर्जी ने एक तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बना दिया है। तो क्या वाकई बंगाल इस समय तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बना है? क्योंकि एक और सड़कों पर वक्फ कानून के विरोध में शहीद होने की बात कहकर लोगों को भड़काया गया, तो दूसरी ओर बंगाल का एक हिस्सा जल उठा। वक्फ के कानून बनने के बाद भड़काऊ बयानों की बाढ़ और इन सबके बीच बंगाल में हिंसा तो बीजेपी ममता सरकार पर चौतरफा हमलावर है। हिंदुओं पर हिंसा के समय पुलिस पर एक्शन नहीं लेने के आरोप लग रहे, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ममता बनर्जी को नसीहत देते हुए सवाल कर रहे कि क्या ममता बनर्जी चाहती हैं कि उनके रहते हिंदू बंगाल छोड़ दें। जब हिंदुओं के ऊपर एक रैडिकल मॉब हमला करती है तो पुलिस शांत बैठती है। जब पुलिस के ऊपर भी पथराव होता है तो पुलिस शांत बैठती है, क्योंकि पुलिस को पुलिस मिनिस्टर ममता बनर्जी का इंस्ट्रक्शन है कि वायलेंस होने देना चाहिए। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ये कह दें ममता बनर्जी
क्या बंगाल का हिंदू बंगाल छोड़ दे उनके रहते? बंगाल में कानून के विरोध के नाम पर हिंसा हुआ तो सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने आलोचना तो की, लेकिन सियासत का रास्ता भी तलाश लिया। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला तो कह रहे कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन लगे हाथ कानून लाने वाली सरकार को इसके लिए कसूरवार भी ठहरा रहे। अगर कोई हिंसा करता है तो भी कानून को अपना काम करना चाहिए, पर क्या इस सरकार को अपना राजधर्म याद भी है? क्योंकि ये सरकार इस प्रकार के कानून लेकर आती है ताकि समाज में अफरा तफरी और हिंसा फैले, तो कहीं ना कहीं हिंसा करने वाला जिम्मेवार है, पर उसके साथ साथ दिल्ली की शहतीर पर बैठे शहंशाह और उनकी सरकार भी हिंसा के लिए जिम्मेवार है। तो क्या तुष्टीकरण की मजबूरी में कांग्रेस को दोष सरकार के कानून लाने में दिख रहा? सड़कों पर भड़काऊ बयान क्या कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार नहीं लग रहे? प्रतिक्रिया सीएम ममता की ओर से भी आई। ममता बनर्जी कह रही हैं, कानून हमने थोड़े बनाया तो हम जवाब क्यों दें? सीएम ममता ने लिखा है, मैं सभी से शांति की अपील करती हूं। याद रखिए, जिस कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा वो हमने नहीं बनाया। यह कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है, लिहाजा जो जवाब आपको चाहिए केंद्र सरकार से मांगे। हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, हम इस कानून का समर्थन नहीं करते। ये कानून हमारे राज्य में लागू नहीं होगा, तो ये दंगा किस लिए? सोचिए, जो कानून केंद्र से पूरे देश के लिए बना, उसे बंगाल में सीएम ममता कैसे रोक सकती है? तो क्या ये बयान सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए है? सवाल ये भी कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी, तो फिर केंद्र सरकार के ही बनाए कानून के बाद दंगा तो राज्य सरकार से सवाल क्यों नहीं? सवाल ये भी कि क्या बंगाल की हिंसा सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? सुनिए 8 तारीख को मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद ममता सरकार के मंत्री का ये बयान। কলকাতাকে যদি বলতাম জ্যাম করব তো 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম, সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে। বলে করব, বলে প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 হলে কত লাগবে? বাস এরা আসবে, কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি বাতাসা মুড়ি খাবে আর একটু বসবে, কিচ্ছু করতে হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর অফিস থেকে ফোন এসেছিল করে এইসব সমাবেশ থেকে তিনিও সন্তুষ্ট। ममता सरकार में मंत्री कह रहे अभी सब कुछ जिलों से शुरू किया जा रहा, तो क्या मुर्शिदाबाद सिर्फ ट्रेलर है? अभी दंगे की भीषण तस्वीर दिखनी बाकी है। तब तो बड़ा सवाल यह है कि अगले साल बंगाल में चुनाव से पहले क्या तुष्टीकरण का बड़ा खेल खेला जा रहा? वक्फ कानून के रूप में मौका मिला है, लिहाजा विरोध प्रदर्शन के नाम पर क्या जानबूझकर हिंदू परिवारों को टारगेट किया जा रहा? सरकार क्यों बनी है? हम लोग को प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो क्या करेगी? हम लोग क्या कर सकते हैं? मुसलमान लोग का एक भी घर में कहीं हमला नहीं, हम ही लोग का हिंदू के घर में क्यों हमला हो रहा है? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। हम लोग को क्या कैसे हम लोग रहेंगे? मैम, वही हिंदू है, वही कसूर है, हम लोग का सबसे बड़ा कसूर है और कुछ नहीं। तो क्या वक्फ के बहाने बंगाल में ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स हो रही? वक्फ के विरोध के नाम पर क्या सीएम ममता ने कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए हैं? सबसे बड़ा सवाल कि आने वाले दिनों में बंगाल में हिंसा थमेगी या फिर इसकी आग और धधकती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो ऐसा विरोध प्रदर्शन होता है क्या कि विरोध प्रदर्शन होगा और चुन चुनकर हिंदुओं को टारगेट करेंगे? उसके बाद पूछा जाए कि भाई दंगा दस्ता कहां से आ गया, चुप हो जाए और कहे जाकर कानून केंद्र ने बनाए उनसे पूछिए। चलिए पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। आरपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। सुबोई खान, फाउंडर है, नेशनल कोऑर्डिनेटर है नेशनल अवेयरनेस कैंपेन की। कमरुजमा चौधरी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। बादल देवनाथ जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। और यास्मीन फारूकी हैं, जो कि मेंबर हैं, एसडीपीआई से जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यास्मीन फारूकी, आपसे ही शुरू करता हूं, क्योंकि आखिरी बार जब मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी तो आप भी मेरे साथ जुड़ी हुई थी। क्या है ये दादागिरी है कि नहीं जो बंगाल में हो रहा है, मुर्शिदाबाद में जो दोबारा हो गया? देखिए, एक तो सबसे बड़ी, मैंने अभी न्यूज़ देखी, मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि आपने हिंदुओं के से इंटरव्यू लिए, थोड़े से मुसलमानों के भी ले लेते कि भाई ये क्यों कर रहे हो, तो थोड़ी सी तस्वीर क्लियर हो जाती, थोड़ी सी क्लियर हो जाती ये बात।
दूसरी बात ये कि ये बात तय है कि 2026 में इलेक्शंस हैं। अब ये कौन तय करे कि दंगे कौन करवा रहा है? हमदर्दी बटोरने के लिए हो रहा है, एक मुखालिफ पार्टी के को जालिम बताने के लिए हो रहे हैं। तो ये सारी, अगर वो, उसको मैं तायद नहीं करूंगी कि अगर जल रही हैं चीजें या गलतियां हो रही हैं या खामियां हो रही हैं तो वो गलत है, उसको मैं कभी तायद नहीं करूंगी। लेकिन जब तक इस चीज का रिजल्ट ना आ जाए कि क्यों हुआ, तो ये तो हम अभी तक कोई रिजल्ट तो दे ही नहीं सकते, ना इसके लिए कोई जवाब दे सकते। और मैंने तो एक बहुत पहले एक छोटा सा शेर पढ़ा था, वो मुझे याद आ रहा है आज। तू भी कभी महसूस कर क्या है बिखरने की कसक, तू भी कभी महसूस कर क्या है बिखरने की कसक, यूं भी कभी बाजी सजे, शीशा तेरा पत्थर मेरा। नहीं वो शीशा पत्थर में उलझ जाएंगे। पत्थर तेरा यास्मीन फारूकी जी, कभी बाजी सजे, दिक्कत मेमोरी की नहीं है। तेरा पत्थर मेरा। यास्मीन फारूकी जी, दिक्कत मेमोरी की नहीं है। आप शायरी भूली नहीं है, मैं चिल्ला ही नहीं रहा हूँ। आपके 1.5-2 मिनट बोलने के बाद मैं अपना सवाल लेकर आया तो मैं चिल्लाया नहीं। धीरे बोलिए। मैं धीरे ही बोल रहा हूँ, मैं धीरे ही बोल रहा हूँ। हाँ, आराम से। नहीं, बिल्कुल आराम से हूँ। और आप भी उतने ही आराम से हैं। यास्मीन फारूकी जी, मैं भी आराम से हूँ और आप भी बहुत ज्यादा आराम से हैं। और इसीलिए उस आराम तलबी में आप शायरी भूल रही हैं, इसीलिए उस आराम तलबी में हिंदुओं का दर्दा भूल रही हैं, इसीलिए उस आराम तलबी में शीशे और पत्थर का फर्क आप भूल रही हैं। और आपको शेर और शायरी सूझ रही है। सुनिए यास्मीन फारूकी जी, हमेशा से मेरी बात को ट्विस्ट कर, नहीं मैं कोई ट्विस्ट नहीं कर रहा हूं। आप गलत बोल रहे हो। यास्मीन फारूकी जी, कोई ट्विस्ट नहीं कर रहा हूं। तो बिटवीन द लाइन स्टोरी निकालना पत्रकारों का काम होता है, और बिटवीन द लाइन सवाल तलाशना भी मेरा काम है। झूठ मत बोलो। अच्छा? झूठ मत बोलो। कैसे? नहीं, आपका काम ये नहीं है। आपका बायस जो के बात करना। क्या बायस? आप लोगों का बायस जो के बात करना है। नहीं, सुनिए यास्मीन फारूकी जी, यास्मीन फारूकी जी सुनिए, 30 सेकंड सुनिए। नहीं, मैं आप ही के पास हूं, आपको अनइंटरप्टेड समय दिया, अभी और भी दूंगा। लेकिन सुनिए, पूजा हमारी सहयोगी ग्राउंड पर गई तो माइक लगा के पूछा नहीं कि हिंदू हो कि मुस्लिम हो। अरे सुनिए मैडम, सुनिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग दंगे वाले हालात में ऐसे नहीं होती कि भाई हिंदू हो कि मुस्लिम हो। हाँ, विक्टिम हो बताओ। अब उस विक्टिम ने बताया कि हम हिंदू हैं, उस विक्टिम ने बताया कि हिंदुओं को टारगेट किया गया है, तो जाकर आधार कार्ड देखकर नहीं रिपोर्टिंग होती है। तो कभी जाकर दंगे वाले हालात में मुर्शिदाबाद में चले जाइए। पूछ लेते ना कि प्रॉब्लम क्या है। ऐसे बहुत सारे मैंने देखिए, जब तक डिसीजन नहीं आ जाता है, जब तक इसकी टोटल रिपोर्ट नहीं आ जाती है, मुझे क्या पता 2026 के इलेक्शन की वजह से ये सब किया जा रहा है, बटोरने के लिए किया जा रहा है बंगाल में, क्योंकि प्रॉब्लम है। तो मैं अभी तो कुछ भी नहीं कह सकती, लेकिन अगर चीजें जल रही हैं, आम आदमी परेशान है, नुकसान हो रहा है, तो मैं उस चीज के लिए बिल्कुल उसकी निंदा करूंगी कि वो गलत है। क्या करें मैडम, आपके निंदा का क्या करूं? समझ में आ गई आपके? नहीं, आपके निंदा का क्या करूं मैं फारूकी जी? आप एक बार उन पत्थरबाजों, आगजनी करने वालों की आलोचना नहीं कर पा रही हैं। आप उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखा पा रही हैं। आप पूछ रही हैं किसने करवा दिया? स्टेट गवर्नमेंट से पूछिए ना पहले कि लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट होता है, पुलिस किसकी होती है। यही तो मुझे समझ में नहीं आता, कब कहां किसकी पुलिस होती है। अच्छा? कब कहां किसकी पुलिस होती है। राजनीति के खेल हैं। अच्छा? और आम आदमी पिस रहा है। नहीं, राजनीति के, कब ये राजनीति के खेल हैं, चाहे वो किसी के भी हों। नहीं, मैं खेल बताता हूं। एक जरा बयान सुनवाइए, 2 दिन पहले का बयान है, जरा सुनवाइए कैसे कोलकाता में सरेआम जुमे के दिन उकसाया गया। जरा सुनाइए, पहले सुनाइए जरा, और ध्यान से सुनिएगा फारूकी जी। उससे पहले कैलकाटा सुनिए मैडम, सुनिए, और सुनकर जवाब देने की उसके लिए भी कोई शेरो शायरी लेकर आइएगा। सुनिए पहले। बिल्कुल। নরেন্দ্র মোদি যে যুদ্ধের ঘোষণা করেছে সেই যুদ্ধকে আমরা কবুল করেছি, লড়াই আমরা ময়দানে নেমেছি। হয় জং আমরা শুরু করিনি, দেশের ভেতরে ভ্রাতৃত্ববোধকে ভেঙে দেওয়ার চক্রান্ত আমরা করিনি। আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে চলতে চেয়েছি। যারা ইংরেজের নীতি নিয়ে ভারতবর্ষের ভাগ করতে চেয়েছে এবং গৃহযুদ্ধ লাগাতে চেয়েছে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমরা জানি জিতলে শহীদ,
নয়তো গাজী এই তো যাদের নেশা, তাদের নিয়ে খেললে পারে হবে ফল সর্বনাশা। अब सुबोई खान, जंग है, शहीद हो जाएंगे, सड़क पर उतर जाओ। ममता सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि अभी तो जिलों से शुरू कर रहे हैं, कोलकाता को घेरना कौन सा काम है। और यहां पर यास्मीन फारूकी जी कह रहे हैं कि हिंदू आधार कार्ड देकर आपने जैसे रिपोर्टिंग कर लिया। जी राकेश जी, देखिए आज ना ये कोई नॉर्मल डिबेट है। मुझे लगता है कि यास्मीन फारूकी हो या सुबूही खान हो या कोई भी मुस्लिम प्रवक्ता जिनको मंच मिलता है, नेशनल चैनल्स पर आने का मौका मिलता है, उनको ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए। यास्मीन जी, आपने कहा कि राजनीति के लिए हो रहा है, पहले तय होने दीजिए। आप ये क्यों नहीं सोचती हैं कि लोकेशन देखिए कहां पर हो रहा है? आप ये कैसे भूल जाती हैं? दीजिए कि मुझे मौका ना। राकेश जी मैडम सुनिए ना, मैं इससे बात नहीं यास्मीन फारूकी जी, ये विक्टिम कार्ड मत नहीं करूंगी, प्लीज। विक्टिम कार्ड मत करिए। आपने डिबेट की शुरुआत की, 3 से 4 मिनट आपको मिला है। नाम क्या ले रहे हैं? जो है 3 से 4 मिनट आपको मिला है, बात तो सुन लीजिए। आपको 3-4 मिनट मिले हैं, दूसरे को भी बोलने दीजिए, बात सुन लीजिए। नहीं उठाई। हाँ रुक जाइए, पे उंगली ना उठाओ। हाँ चलिए, सुबह को सुनिए। नाम नहीं लिया, मेरा नाम। हाँ ठीक है, तो डिबेट में मत आया करिए। अगर यही सब करना है तो किटी पार्टी बैठिए जाकर, जिम्मेदारी के साथ बात करिए और सुनिए। राकेश जी, मैं जितने भी मुस्लिम पूरे देश के इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, उनसे एक सवाल पूछना चाह रही हूं। इसमें बीजेपी कांग्रेस भूल जाइए, संसद के दोनों सदन से पास होकर एक कानून आता है, प्रॉपर लॉ का जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है फॉलो होता है। जैसे कोई भी कानून बनता है, ऐसे कानून बना है। दबे कुचले मिस्कीन यतीम मुसलमानों के उत्थान के लिए वो कानून बना है। किसी भी मुसलमान का कोई नुकसान उसमें नहीं हो रहा है। बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बढ़ के भड़काने की कोशिश करी टीवी पर, जंतर मंतर पे मुसलमान आ जाएंगे, यूपी को घेर देंगे, कहीं कोई मुसलमान नहीं आया। इसका मतलब पूरे देश का मुसलमान समझ रहा है कि ये मुसलमान के हक में हो रहा है। कोई प्रोटेस्ट पूरे देश में तो हो नहीं रहे, तो बंगाल में ही अगर इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है राकेश जी, क्योंकि लोकेशन देखिए। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि डायरेक्ट एक्शन डे बंगाल से ही शुरू हुआ था। कोलकाता राइट्स के नाम से 1946 में जो दंगे हुए थे वो इसी तरह से हुए थे। जिस समय सीए एनआरसी के दंगे हुए थे राकेश जी, मैं बंगाल में ही थी। यास्मीन जी की तरह ड्राइंग रूम एक्टिविज्म नहीं करती हूं, राष्ट्र जागरण अभियान की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, पूरे देश में प्रवास करती हूं। सीए दंगे में मैं बंगाल में थी, ममता बनर्जी सड़कों पे उतरी हुई थी, 26 से ज्यादा बसें जला दी गई। समय मिलेगा, आपको समय मिलेगा फारूकी जी, सुन लीजिए, आपको समय दूंगा। और इसीलिए मैंने पॉलिटिकल हिस्से से डिबेट की शुरुआत नहीं की, वरना मैं बादल देवरात और आरपी सिंह पर जाता। तो सुन लीजिए, डिबेट में ऐसा होता है कि किसी की बात अच्छी नहीं लगती है तो सामने वाला नाम लेकर काउंटर करता है। आप भी इनका नाम लेकर काउंटर करिएगा। सुबह ने मना थोड़ी नहीं किया कि मेरा नाम मत लीजिएगा। अब सुन लीजिए जी राकेश जी, मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रही हूं। सीएनआरसी में अपनी इन्हीं आंखों से देखा है, ममता बनर्जी जी ने पूरा बंगाल जलवा दिया था। दंगे बंगाल से ही शुरू हुए थे और फैलकर पूरे देश की राजधानी तक पहुंच गए थे। सेम वही चीज ये लोग वहां से करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि इस्लाम के नाम पर पहला विभाजन 1906 में बंगाल विभाजन ही हुआ था। हम क्यों नहीं समझते हैं मुद्दे की सीरियसनेस। टीवी पर बैठकर, देश की राजधानी में बैठकर, ड्राइंग रूम में बैठकर, एसी में बैठकर ये कहना आसान होता है कि हाँ नहीं जलना चाहिए, हम कंडेम कर रहे हैं। मैं बादल देवनाथ जी 30 सेकंड और दे दीजिए तो उसको रोकने की तरफ यास्मीन फारूकी जी, आप काउंटर करिए, लेकिन आपको बड़े शेरो शायरी का शौक है और आप इसके पॉलिटिकल हिस्से पर जा रही हैं। तो एक लाइनें आपके लिए भी हैं कि सियासत ने फिर आग लगाई हवाओं में, मजहब के नाम पर दरारें दुआओं में। जो बात आप इत्तेहाद की करती हैं वो नफरतों में खो गई हैं, सियासत की चाल में इंसानियत खो गई है बंगाल में। तो ये लाइन है, अब बोलिए क्या कहना चाहती हैं आप? बाइस्ड हैं आप। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो ड्राइंग रूम के मुझे ताने दे रही हैं ये झूठ है। आपको शायद पता नहीं है। अब डायरेक्ट एक्शन डे बंगाल से कोलकाता से शुरू हुआ था, क्या ये भी झूठ है? सीएनआरसी के दंगे बंगाल से शुरू हुए थे, क्या ये भी झूठ है? ममता बनर्जी जी वहां पे किस तरह की तुष्टीकरण की और विनाशवाद की राजनीति करती है, क्या ये भी झूठ है? सब कुछ झूठ है। प्लीज प्लीज फारूकी जी का समय, बोलिए। आप इनसे ये पूछिए कि पहली बात तो ममता बनर्जी से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं होती है। आप उनको 10,000 गालियां दिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा कोई उनसे लेना देना नहीं है। मैंने उसकी निंदा की है कि बंगाल में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन उसका पहले रिजल्ट आना चाहिए। अब दूसरी बात, जो ये मुझे ड्राइंग रूम का ताना दे रही है, तो इनको शायद ये गलत फहमी है। जब अलवर में मोब लिंचिंग होती है तो तपती धूप में मैं ही जाती हूँ, अगर कहेंगी तो फोटोग्राफ भेज दूंगी
जब दिल्ली में कांड होते हैं और वो दुनिया भर की परेशानियां होती हैं, मैं जाती हूँ। यास्मीन जी, गई होंगी जरूर, मुझे आप जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। राकेश जी, बोलना जरूरी है, लोग कैसे नरेटिव बनाते हैं भाई। मैं बार बार बोलती हूँ 140 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर एक बच्चे की लिंचिंग हो जाती है या 4 अराजक तत्व उसको पकड़ के पीट देते हैं तो ये लोग देश चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, के पूरे प्रदेश जलते हैं, लोग मुंह में दही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, चलाकी मत होने मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यास्मीन फारूकी जी, जाकर जाना बहुत ले लीजिए, ठीक है, आप शील्ड ले लीजिए। नहीं कोई शील्ड नहीं। अब बादल देवनाथ जी मैं आ रहा हूं, आपके मंत्री कह रहे हैं कि भाई कोलकाता को जब चाहे घेर ले, अभी जिलों से शुरू कर रहे हैं, तो ये ट्रेलर है मतलब मुर्शिदाबाद मॉडल। तो नहीं सर, वो एक सभा का वक्तव्य है। हर सभा में कोई पॉलिटिकल पार्टी का सभा में कोई भी वक्ता कोई भी कुछ भी कह सकते हैं। मैंने इसका टिप्पणी नहीं करूँ, लेकिन जो घटना घटी है इसके ये तो निंदनीय घटना है। मैं जानता हूँ, आप भी सब जानते हैं, और ममता दीदी पूरे एक्शन में है। आज सुबह 10 बजे तक 120 के ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आज अभी भी गिरफ्तार चल रहा है और टोटल रिपोर्ट मेरे पास अब आ जाएगा मेरे पास। और दूसरा बात है, सुबह 10 बजे के अंदर लोकल दो सांसद, शमशेरगढ़ जंगीपुर का जो लोकसभा सीट है वहाँ का जो सांसद है, 2 विधायक है, सब मिलकर रूट मार्च कर रहे हैं, उनका घर घर जा रहा है। और दूसरा बात है, वहाँ पर 163 जो धारा लागू किया गया, काल से लागू है, और जो भी लोग, जो बदमाश लोग जो भी दांगा किया, जो भी आग जलाए, इन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। और आप लोग चिंतित है। दूसरा बात है, मैं जो कह रहा हूँ, ममता दीदी ने कहा, आपने जो झूठ बात बोल रहा है ममता दीदी के बारे में, ममता दीदी बोल रहा है बंगाल में हिंदू मुसलमान का डिवाइडेड एंड रूल्स मैं नहीं करने दूंगा। और दूसरा बात है, ममता दीदी बोला आप लोगों का संपत्ति मैं रक्षा करूंगा, लेकिन बिल के खिलाफ ऐसा अभी तक कोई बात ममता दीदी ने नहीं दिया। और अरे भाई आप नहीं आप अपने नेता को फॉलो नहीं करते हैं क्या? बादल देवनाथ जी, आप अपने नेता को फॉलो नहीं करते हैं क्या? या वो क्या सोशल मीडिया पर लिखते हैं, नहीं लिखती है, ये पढ़कर नहीं आते हैं क्या? बादल देवनाथ जी, आपने पिछली बार भी यही बात कही थी, आज भी वही बात आप कह रहे हैं। कैसे हो सकता है भाई केंद्र का कानून राज्य में लागू नहीं होगा? ये किस आधार पर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर कहेगा? नहीं, काल से तो वो काल से 2 दिन पहले से हम नेशनल चैनल बोल रहा हूँ, आज भी मैं बोलूंगा। मैं आपको एक सवाल कर रहा हूँ, पूरे देश में कोई वॉकअप संपत्ति के ऊपर कोई बदमाश ने लूट लिया, कुछ कर दिया, तो उसके ऊपर कार्रवाई सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए था, स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए था। कोई भी स्टेट वॉकअप संपत्ति को दखल करना, कब्जा करना, कानून क्यों बनाया गया? इसका क्या जरूरत था? मैं तो वही बोलूंगा, पार्लियामेंट के दोनों हाउस से कानून आया है, उसको आप नहीं मानेंगे, आप देश से बाहर है क्या? संपत्ति को लूट लेना केंद्र सरकार का कोई जरूरत था? कौन सी जहाँ पर गलत हुआ वहाँ पर आप जाइए। अरे कैसे गलत हो गया बादल देवनाथ जी? 8 तारीख को मुर्शिदाबाद में हिंसा होती है, 8 तारीख को मुर्शिदाबाद में हिंसा होती है, फिर 11 तारीख को ही मुर्शिदाबाद में हिंसा हो जाती है। 2 लोग मर गए हैं, 2 लोग मर गए हैं। लेकिन राकेश जी, बादल देवनाथ जी, 2 लोग मर गए हैं। क्या हुआ? आपकी चीफ मिनिस्टर ये कह रही है कि हम ये कानून को राज्य में लागू नहीं होने देंगे। कोई चर्चा नहीं कर रहे, कैसे संभव है ये? क्या कर रहा है? आप बरगला रहे हैं लोगों को। आज आगरा में क्या हुआ? अब आगरा के बारे में तो चर्चा होना क्या हुआ आगरा में? राजस्थान में क्या हो रहा है? क्या हो गया आगरा में? इसके बारे में चर्चा होना। क्या हो गया आगरा में? लेकिन बंगाल का बदनाम और ममता, क्या हो गया आगरा में? आप लोग नेशनल करते हैं। 1 मिनट रुकिए, क्या हो गया आगरा में? लेकिन उसमें कोई, अरे क्या हो गया बादल देवनाथ आगरा में? नहीं होता। क्या हो गया आगरा में? आप देखिए, पूछिए, क्या हो गया? चैनल तो दिखा रहा था सुबह से। अरे क्या हो गया बताइए तो, क्या हो गया? चैनल तो दिखा रहा था। अरे क्या हो गया? क्या हो गया आगरा में? उत्तर राजस्थान में क्या हुआ? क्या हो गया आगरा में? लोग ने क्या कर रहा है आप देखिए, तो मैं नहीं। अरे क्या हो गया आगरा में? लेकिन आपको कुछ अफ्रीका चैनल दिखा रहा है, आप दिखाई ना सुबह। तो क्या हो गया आगरा में? वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। दिखाइए ना, आप दिखाइए ना, मैं क्यों बोलूंगा? तो क्या हुआ? चैनल दिखा रहे थे, सारे चैनल दिखा रहे थे। अरे क्या हो गया? राजस्थान में क्या हुआ? पूरे उत्तर प्रदेश से क्या हो रहा है? हो गया आपका बत्ती गुल हो गई आपकी? नहीं बत्ती नहीं, तो बत्ती गुल हो गई ना? क्या हो गया आगरा में? बताइए ना फिर, क्या गड़बड़ हो गया? चलिए आरपी से दंगा हुआ, लेकिन आप लोग ने ये नहीं बताया। अरे बादल देवनाथ, मुर्शिदाबाद आपसे संभल नहीं रहा है, या फिर ये कह दीजिए कि एक मॉडल है जो लागू किया गया है। आप आगरा पहुंच के आगरा में क्या हुआ ये आप बताने को तैयार नहीं है। अरे एक सम्मेलन चल रहा था, कोई कानून व्यवस्था को लेकर मुश्किल स्थिति हो गई क्या? लेकिन हिंदुओं को कोई लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाली सिचुएशन हो गई क्या? या आप चाहते हैं कि दूसरे धर्मों के कोई आयोजन ना हो पाए? आरपी सिंह, आपके पास आता हूं। सवाल ये उठा जा रहा है कि भाई हिंदुओं को ही टारगेट पर क्यों? यास्मीन फारूकी कह रही है कि आप माइक सिर्फ आगे कर रहे हैं हिंदुओं के आगे, मतलब आधार कार्ड देखकर रिपोर्टिंग हो, जैसे आधार कार्ड देखकर हिंसा हो रही है क्या वहां पर?
पांच बच्चे चलिए यास्मीन फरूकी, बच्चे नहीं पत्थरबाज, आपका संभल मत जाइए, बच्चे नहीं पत्थरबाज, जाकर कोर्ट में साबित करिए फारूकी जी। और रुक जाइए, अभी संभल पर चर्चा नहीं चल रही है। आरपी सिंह बोले जाना है, किस दिल पे लगेगी जब अपने घर से कोई जाएगा। हमारे घर से पत्थर चलाने वाले नहीं निकलते हैं फारूकी जी, आई बात समझ में? तो अपने घर के बच्चों को समझाया भी तो अपने घर के बच्चों को समझाइए। डांस करने वाले निकलते तो रुक जाइए, मस्जिदों के आगे नाचने हाँ तो ठीक है, रुक जाइए, भी उस पर भी आऊंगा। आरपी सिंह को सुन लीजिए पहले, रुक जाइए, बहुत देर से उनको समय मिला, कमरू जमा भी इंतजार कर रहे हैं। रुक जाइए मैडम, बोलिए आरपी सिंह। यास्मीन फरूकी जी, कहीं पे डांस करने का मतलब थोड़ा कि आप उन पर पत्थर बरसाना शुरू कर देंगे या उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देंगे या उनको मस्जिद में खींचकर घूम कर भेज देंगे। ये कहाँ तो पुलिस ने बरसाई है गालियां। सुनिए, मैंने आपको टोका क्या? पुलिस ने भेजा है पत्थरबाजी के बजाय। मैंने टोका क्या? चलिए वो तो जवाब दे रही हूँ, आई एम सो सॉरी। हाँ, पुलिस ने भेजा पत्थरबाजी के, तो यही जवाब फिर ममता बनर्जी पे भी लागू होता है कि वहां की पुलिस और वहां की सरकार इसमें लिप्त है। अगर ममता बनर्जी को लेकर कोर्ट की एक टिप्पणी सुनाता हूं मैं आपको, 2017 की पुरानी परंतु टिप्पणी से ये समझ आएगी। आप दो समुदायों के बीच में दरार पैदा क्यों कर रहे हैं? दुर्गा पूजा और मुहर्रम के लेकर राज्य में ऐसी स्थिति नहीं बनी, उन्हें साथ रहने दीजिए, ये कोर्ट ने टिप्पणी की थी ममता बनर्जी को लेकर। जो जय श्री राम के नारे लगाने पर लोगों को अरेस्ट करा देती हूँ, जो जय श्री राम के नारे पर आपत्ति करती हूँ, जो वहां पर सरस्वती पूजा को लेकर दिक्कत खड़ा करती हूँ, जो दुर्गा पूजा का जो दुर्गा विसर्जन होगा दुर्गा पूजा के बाद, उसको रोककर मुहर्रम का पहले जुलूस निकलेगा, इस पे कोर्ट का ऑर्डर लाने पड़ते हैं। नहीं, दुर्गा पूजा का विसर्जन भी होगा, दुर्गा विसर्जन भी होगा। तो ममता बनर्जी का ट्रैक रिकॉर्ड है। वहां के नेता, उनके पार्टी के विधायक सरेआम कहते हैं कि नहीं, सरेआम कहते हैं कि हम यहाँ पे शरीयत लागू करेंगे। उनके विधायक, उनके मंत्री वहां पर सरेआम कहते हैं हम यहाँ पे शरीयत लागू करेंगे। तो दिखता है ना किस प्रकार की सोच है। अरे रुको दोस्त, मैंने ये दिक्कत है, शीशे की बात, अरे एक मिनट रुको दोस्त, शीशा दिख रहा है ना, शीशा चुभने लगा, अब शीशा चुभने लगा। और बार एक ही बात है, ममता बनर्जी के ऊपर दोष देते हैं, लेकिन ये झूठ बोलने का क्या जरूरत है? अरे अच्छा, ये मेरा चैलेंज लीजिए, जो मैं जो बयान पढ़कर सुना, मैं जो कोर्ट की टिप्पणी सुना रहा हूँ, ये कोर्ट की टिप्पणी में चैलेंज लेना, झूठ दिख रहा है तो आपको, और मेरे खिलाफ मुकदमा कर देना अगर आपकी हिम्मत हो तो। लेके घुमा है हिटकौर जी ने तलवार लेकर। अरे गुरुजी की बात छोड़ो, अभी जो बंगाल के अंदर जिसको खड़ा कर रखा है ममता बनर्जी, उसकी बात करो, जो कि होम मिनिस्टर भी है बंगाल की, इंटेलिजेंस उनके पास है। वहां पर सरेआम कहा जाता है कि हम कानून को नहीं मानेंगे, हम कानून को नहीं मानेंगे, ये कहा जाता है, और वहां पर पुलिस आंखें फेर लेती है उनकी तरफ से। आप वहां पर लगातार हिंदू मुसलमान करते हैं और वहां पर मुसलमानों को उकसाते हैं, मुसलमानों को उकसाते हैं। वह कहते हैं कि मैं बिल नहीं लागू करूंगी, रुकिए, केंद्रीय कानून है। मैं कमरू जमानी को लाता हूं, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला है। अरे रुकिए बादल देवनाथ जी, बीच में काउंटर करने का एक नियम होता है, ये मैं सबको बता दूं। अगर कोई किसी के बीच में बोलना चाहता है बोलिए शौक से, लेकिन एक लाइन बोलकर शांत हो जाइए। लगातार टेप ऑन मत किया करिए, जिसकी बारी होती है वही लगातार बोलेगा। बीच में कोई भी काउंटर करता है तो एक लाइन बोलकर शांत हो जाइए अपनी बात। अब रुक जाइए बादल देवनाथ जी, प्लीज, नहीं अच्छा लगता है, सभी शांति से अपनी बात रख रहे हैं, कुछ कमरू जमा जी से सीख लीजिए। रुक जाइए कमरू जमा जी, अरे रुकिए ना प्लीज बादल देवनाथ जी। ठीक है, आपने तो सच की दुकान खोल रखी है, आपने सच की दुकान खोल रखी है, सारी सच्चाई है। आपके मंत्री कहें कि ये तो ट्रेलर है, जिलों में रुक रहे हैं, तो कह रहे हैं एक नेता ने बोल दिया चुनावी रैली में, क्या फर्क पड़ता है? आपकी सीएम कह दें कि केंद्र का कानून राज्य में लागू नहीं करेंगे, आप कह रहे कहा ही नहीं है ऐसा, तो सर थोड़ा सा रुक जाइए, होल्ड करिए। कमरू जमा जी, आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं हिंसा उचित नहीं है, निंदा होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली के शहंशाह भी जिम्मेदार है। मतलब केंद्र ने कानून बना दिया तो हिंसा की लाइसेंसिंग हो जानी चाहिए। पांडे जी देखिए, 25 मिनट बाद मेरे को मौका मिल रहा है, मैं ये उम्मीद रखता हूं कि भाजपा के घोषित प्रवक्ता या अघोषित प्रवक्ता थोड़ा सा मेरे को टोके नहीं। ध्यान से सुनिए, राहुल गांधी जब बोल रहे थे, बहुत खूब कहा उन्होंने कि नरेंद्र मोदी पूरे देश में केरोसिन छिटकाकर बैठे हुए हैं, एक चिंगारी का देरी है कि देश में आग लगाने। 2014 से हमने देखते हुए आ रहे हैं कि हर घड़ी
चाहे कानून के तहत, चाहे बिना कानून के, बुलडोजर के मामले में, सीए का मामले में, या तो फिर अजान का मामले में, या तो फिर हिजाब के मामले में, या तो फिर गौ रक्षा का मामले में, हर जगह में चिंगारी भड़कने का कोशिश कर रहे थे ये आरएसएस, बीजेपी और इनके संघ परिवार वालों ने। आज जिस तरह से वक्फ एक्ट का विरोध में पूरा देश भर में आपको आक्रोश है मुसलमान कम्युनिटी का अंदर में, उसको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन बंगाल में जब आकर यहाँ पे एक हिंसा भड़की, इसका वजह भी जानना बहुत जरूरी है। अच्छा। बंगाल में अभी हाल ही में दो बहुत बड़ा इवेंट हुआ है। एक, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से 26,000 शिक्षकों का नौकरी चली गई यहाँ पे। एक मुद्दा जो है कि जिसमें हिंदू लोग भी परेशान है, जिसमें मुसलमान लोग भी परेशान है। अब इस स्थिति में ना तो कोई तुष्टिकरण का राजनीति हो सकता है, ना तो कोई जो है कि हिंदू मुस्लिम का राजनीति हो सकता है। अब उपाय क्या है? भाजपा आरएसएस ने मिलकर रामनवमी में बहुत कोशिश किया किसी तरह से दंगा फैलाया जाए, नाकाम हो गए। अब वक्फ बिल आ गया, वक्फ एक्ट बन गया। अब जो है कि मुसलमानों में तो गुस्सा तो था ही, इसको किसी तरह से आगजनी में बदल दिया गया। अब मुर्शिदाबाद में वो सामने आ गई। अब इससे फायदा किसको हो रहा है? कौन सा राजनीतिक दलों को फायदा हो रहा है? पांडे जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, आपको मालूम है। दो ही पार्टी को सिर्फ फायदा मिलता है। एक हिंदू जो अपने आप को बोलती है वो है भाजपा को, और जो मुसलमानों का हिमायती करती है वो है तृणमूल कांग्रेस को। अब जिस तरह से ये ध्रुवीकरण का राजनीति यहाँ बंगाल में अब देखने को मिल रहा है, ये देखिए पांडे जी, आप भी एक अमन चैन शांत आदमी है, मेरे को लगता है। अच्छा? हम भी है, यहाँ पैनल में सब कोई चाहता है कि शांति से आगे बढ़ा जाए। लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने कानून को लाया पार्लियामेंट, खिचड़ी क्यों बना रहे हैं? मेरा बात खत्म कर लेने दीजिए। जमा जी 2-2.5 मिनट सुन लिया। ये खिचड़ी कभी लग रहा है आप जलेबी बना रहे हैं, कभी आप इसमें टीचर्स को लेकर चले आए। टीचर्स दंगा कर रहे थे सड़क पर उतर के। आप कह रहे हैं चिंगारी किसने बढ़ाई? सिख दंगे में चिंगारी किसने भड़काई थी? पेड़ गिरता है तो क्या होता है? किसने कहा था? वो क्या था? शोले थे? अमित शाह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोले कि देश का कानून है, तो इसको मानना पड़ेगा। तो नहीं है क्या? जो भी मर्जी नागपुर के आरएसएस के शाखा से बना हुआ कानून हमको मानना पड़ेगा, ये कतई हमको मंजूर नहीं। संसद नागपुर की शाखा है। आप संसद को नागपुर की शाखा मानते हैं? नागपुर के शाखा बनाकर रखे हो तो संसद से पास हुआ ना कमरू जमा जी? नाच रहे हो अदानी अंबानी के इशारे, संसद से पास हुआ ना कानून? उसका गुलामी कर रहे हो। आपके पास नंबर्स नहीं थे उस कानून को गिराने के लिए। तो सर पहले जाकर जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं बोलिए कि नंबर्स ले आए, और नंबर्स ऐसे नहीं मिलते हैं फेक फैक्ट्री, फेक प्रोपेगेंडा चला के। नंबर्स जनता के बीच में जाकर जनता के मुद्दों पर मिलते हैं। सुनिए, आपने बोला था सीए का कानून जब लागू होगा एक भी मुसलमानों का नागरिक नहीं जाएंगे। किसका क्या? भी बोल रहे थे, सुने। हाँ। 20 लाख लोग असम में सीए का आवता में पकड़े गए। उसमें से जितना हिंदू थे उनको नागरिकता मिल गया, बाकी सब मुसलमान जितना थे अब डिटेंशन सेंटर में। ये कितना दिन झूठ फैलाओगे मियां? फर्जी नहीं, आरपी सिंह एक आदमी का नाम नहीं बता पाए किसकी नागरिकता छीनी है, और असम को लेकर ये बातें, ये दावे कमरू जमा के। बोलिए, रिप्लाई करिए इन्हें। आज 5 साल से उमर खालिद जेल में है। आज 5 साल से गुलफिशा फातिमा जेल में है। एक बार बेल का सुनवाई चौधरी साहब, और आकर बकवास करने से पहले कोई सबूत दो। वक्फ बोर्ड, वक्फ झूठ परोसने से पहले कोई सबूत दो। कोई एक आदमी का नाम बताओ जिसकी सीए के चलते नागरिकता गई हो, भारत का नागरिक हो जिसकी सीए के चलते नागरिकता गई हो। चिल्लाने से आरपी सिंह जी, चिल्लाने से सच बदलता नहीं है। जब अपनी सरकार है बंगाल असम में, क्योंकि आप झूठ परोसते हो, आप जानकर दंगे कराने वाली लाइन डालते हो। जाकर आप वो तकरीर करते हो जिससे दंगा बढ़ के, फिर सीए लाकर मुसलमानों का नाम। मैं क्या पूछूं? मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। जाकर मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कमरू शर्मा से। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। आप एक नाम बताओ जो भारत का नागरिक हो जिसकी सीए के चलते नागरिकता गई हो। सीधा एक चेतावनी उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि नहीं मस्जिदें कब्जा कर ली जाएगी, मदरसे कब्जा कर लिया जाएंगे। ये असल में क्या है कि गरीब मुसलमान के विरोधी है। ये गरीब मुसलमान के विरोधी है। ये चाहते नहीं कि जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है गरीब मुसलमान के लिए इस्तेमाल हो। ये चाहते नहीं कि जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है वो गरीब बहन के लिए इस्तेमाल हो। ये चाहते नहीं कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है, सुनिए कमरू जमा जी, मुसलमान का बच्चा, कमरू जमा जी, आ रहा हूँ यास्मीन जी, 1 मिनट समय दे दीजिए, आपके पास आ रहा हूँ। ये जो ठेकेदार जो प्रॉपर्टी डीलर आ रहा हूँ। तो वही एक तो ये असम की बात लेकर
फेक प्रोपेगेंडा। दूसरी बात है, जवाब नहीं समझ रहा है, कभी टीचर्स को बीच में लेकर आ रहे हैं, कभी उमर खालिद तक पहुंच गए। आ रहा हूं बादल देवनाथ जी, आ रहा हूं सर, आपके पास तो मुझे सबसे ज्यादा रहना है, रुक जाइए, अभी बहुत समय है, रुक जाइए। आप एक पत्रकार होकर, आप एक जीवित नेशनल चैनल पर एंकर होकर आपने झूठ बोल रहे हैं। क्या असम में नहीं हुआ? क्या झूठ बोला? असम में आंदोलन नहीं हुआ, बहुत सारे 54 को। अरे आंदोलन नहीं, मैं कह रहा हूँ नागरिकता किसी मुसलमान की नहीं छीनी है सीए की वजह से, ये बात समझिए। बादल देवनाथ असम के पीछे जाकर मत छिड़िए, अभी अपना बंगाल संभाल लीजिए, तो रुक जाइए, तो वही बोलिए। बीच में कोई ना चिल्लाए, मैं इन लोगों की तरह अपने निजी हित साधने के लिए, राजनीति करने के लिए यहाँ नहीं खड़ी हूँ, प्लीज मेरे बीच में कोई ना बोले। भाजपा के मैं एक वकील भी हूँ और एक राष्ट्रवादी अभियान की संस्थापिका और राष्ट्रीय संयोजिका हूँ। मैं जो है खुदकर राजनीति करने के लिए नहीं बैठी हूँ। पहली बात तो सीएए का भारत के किसी मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की मदद करने के लिए आया था। दूसरा, एनआरसी का भी भारतीय मुसलमान या हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। एनआरसी की फुल फॉर्म नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स होती है। दुनिया के हर कंट्री में एक सिटीजन्स का एक लेखा जोखा होता है सरकार के पास, तो भारत सरकार के पास भी होना चाहिए। असम का जो मुद्दा है वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, असम के इंडिजिनस लोगों का और जो बाहर से लोग इलीगली वहां बस गए हैं उनका मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम का नहीं है। अब मैं आती हूँ अपने मेन मुद्दे पर। अभी ये जो साहब बैठे हैं कांग्रेस के, कमरुद्दीन जी, शायद मैं उनका नाम, कमरुद जमाल जी, एक बात मुझे बताइए, और ये जो बादल जी बैठे हैं बंगाल की, जो यहाँ पे ममता जी की यहाँ पे कसीदे पढ़ रहे थे, एक बात बताइए, वेस्ट बंगाल में तकरीबन 23 डिस्ट्रिक्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 23 जिले हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से शायद 25 से 30 होंगे, उसमें से 10 जिलों को तो आपकी सरकार ने ही, आप लोगों ने ही डिक्लेयर घोषित किया हुआ है सेंसिटिव जोन। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हावड़ा, बाराकपुर, चंदन नगर, मालदा, इस्लामपुर, आसनसोल, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी, हावड़ा रूरल, मुर्शिदाबाद, जिस पे हम डिबेट कर रहे हैं, और कूच बिहार क्या होती है जी सेंसिटिव जोन। रामनवमी से पहले आपको स्पेशल आईपीएस ऑफिसर्स वहां डिप्लॉय करने पड़ते हैं, हजारों की तादाद में पुलिस जाती है, तब तो बेचारे हिंदू वहां पे राम नहीं, एक मिनट, बादल देवनाथ जी सुनिए ना, ये लगातार टेप मत चलाइए भाई, ये लगातार टेप मत चलाइए, तर्क की बातों पे बात जाते हैं। आपको बोलने का शौक है ना, अभी रुकिए एक मिनट, पहले अरे बादल देवनाथ सुनिए, क्या आप चाहते हैं कि हिंदू बंगाल छोड़ दें? क्या आप चाहते हैं हिंदू बंगाल छोड़ दें? पूछिए सेंसिटिव जोन क्या होती है भाई। रामनवमी की यात्रा के लिए हमें पुलिस के साथ, आईपीएस ऑफिसर्स के साथ, वाई सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी के साथ निकालनी पड़ेगी यात्राएं। भारत देश में बादल देना 10 सेंसिटिव जोन इन लोगों के हिसाब से ठीक है, रुकिए, बोलिए बादल देना, बोलिए। पुलिस निकल सकते हैं लेकिन हथियार छोड़ के पूरे देश। जब आप राजनीति के लिए बिना आधार कार्ड, बिना किसी वैलिड आईडी प्रूफ के लोगों को बसाएंगे, बांग्लादेश से घुसपैठिए बसाएंगे, रोहिंग्या बसाएंगे, तो यही होगा। आज 10 सेंसिटिव जोन, कल 20 हो जाएंगी, परसों 30 हो जाएंगी। रुकिए, बादल देवनाथ बोलिए, बादल देवनाथ बोलिए। अरे रुकिए, बीजेपी का सवाल है क्या हिंदू बंगाल छोड़ दें? हिंदुओं पर ही टारगेट हुआ तो क्यों हिंदू बंगाल छोड़ देंगे? क्यों हिंदू बंगाल छोड़ तो कैसे हिंदू टारगेट पर आ गए? आज के बाद 11 को हिंसा कैसे हो गई? कर दिया है तो क्यों नहीं छोड़ देंगे? जब स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे करेंगे, टारगेटेड हिंदू किलिंग्स करेंगे, आधे से ज्यादा प्रदेश को सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है आप ही लोगों ने, तो काहे नहीं छोड़ेगा हिंदू बंगाल? अब रुकिए ना बादल देवनाथ, आप सुनते नहीं, हर किसी के बीच में बोलते हैं, फिर आपकी बारी आती है तो आप कहीं और चले जाते हैं, तो रुक जाइए सर, ऐसे नहीं होता है। जब विरोधी बोलते हैं आप रोकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, रुक जाइए। यास्मीन फारूकी जी बोलिए, आप बार बार इशारा कर रही थी, बोलिए। अभी उन्होंने ये बात कही कि बंगाल में ये हो रहा है, ऐसा सेंसिटिव है, दुर्गा पूजा बंद करवा, वो कोर्ट से आए, उन्होंने 10 चीजें कही। मैं आपसे एक बात सवाल करती हूँ, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते, छत पे नमाज नहीं पढ़ सकते, घर में नमाज नहीं पढ़ सकते, बुलडोजर चलते हैं, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिद में झूठ का आपके यहाँ झूठ, आप जवाब देंगे मुझे? नहीं, मैंने क्रॉस कर लिया। नमाज पढ़ने से आरती सिंह रुक जाइए, मैंने फारूकी जी से पूछ लीजिए, किसने कहा मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते? कोट करिए। संभल में क्या हुआ? तो मस्जिद में कहाँ मना हुआ? अरे सड़क पर मना हुआ, मस्जिद में नहीं मना हुआ। मैं कह रहा हूँ
फारूकी जी, अब मैं कोई सवाल आपसे नहीं करूंगा, सिर्फ एक सवाल, किसने कहा कि मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते? कोट करिए। मस्जिद में संभल में क्या हुआ है? ताले क्यों पड़े संभल की? किसने कहा नमाज नहीं पढ़ सकते? एक बात बता दीजिए पहले। नहीं, आपने कहा कि मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकती, कहा गया, किसने कहा? कोट करिए। दंगे कर रहे हो, कोट करिए, किसने कहा? मैं इसका मस्जिद में कहा क्या? मस्जिद में ताला नहीं पड़ा है। अगर दो आदमी सड़क के बाहर आ गए तो आप प्रॉपर्टीज में ताले पड़ते हैं, मस्जिदों में ताले नहीं पड़ते हैं। मस्जिद होती क्या इस्लाम के हिसाब से? पहले पाठ पढ़ लीजिए, आप लोगों को इस्लाम का पाठ पढ़ाना पड़ेगा। मस्जिद होती क्या है पहले सीख लीजिए। वक्त इतना ही है, कमरू जमा जी माफी के साथ नहीं आ पाऊंगा। फारूकी जी गलत कोट मत किया करिए, कम से कम मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए कहीं मनाही नहीं हुई, सड़क पर मना हुई, संभल में छत पर मनाई हुई, मस्जिद में मनाही नहीं हुई। मस्जिदें 100 से ज्यादा है, कोई जाकर पढ़े, मुझे मेरी जानकारी में नहीं है। आपको कहा कोट करिए, आप कोट नहीं कर पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।